start. Let's start the class. Today I will teach you about the agriculture. Agriculture के बारे में मैंने बहुत पहले बहुत कुछ कहा है आपको. तो प्रीवियस क्लास में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी बातें की और आज हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. तो इसके बारे में बात करने के पहले सबसे पहले हमें जिसके ऊपर फोकस करना है वो है ग्लोबलाइजेशन के. ग्लोबलाइजेशन का शब्द का मतलब क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारे एग्रीकल्चर का क्या रिश्ता है, किस तरीके से ये प्रभाव डालता है, इसके बारे में सबसे पहले हमें बात करनी है. तो हम देखते हैं कि पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन वर्ड आता है ग्लोबल, यानी कि दुनिया के साथ हमारा क्या रिश्ता है. और दुनिया के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुरानी बात है. इसलिए आपकी किताब की शुरुआत इससे होती है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेनन. ये कोई नई बात नहीं है. हमारा कॉलोनाइजेशन पीरियड से ही ये रिश्ता चला आया है. और जब हम कॉलोनाइजेशन पीरियड के पहले जब ब्रिटिश ट्रैवलर्स वास्को द गामा या अमेरिको वेस्पुची या क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने जब ट्रैवल करना शुरू किया था, ट्रैवल करते हुए इंडिया तक पहुँचे थे और इंडिया के बारे में जब उन्होंने जाना समझा, यहाँ के मसालों के बारे में, यहाँ के कॉटन कल्टीवेशन के बारे में और यहाँ की भूमि के बारे में जो कि बहुत ही समृद्ध थी, यहाँ की जाति, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा कल्चर के तरफ से बहुत ज़्यादा एडवांस थे, इनके बारे में एक जानकारी हासिल करके जब ये सभी अपने देश को लौट गए, तब इन्होंने अपने देश के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें की और इन बातों के माध्यम से इन्होंने हमारे देश के बारे में उन्हें बताया और यहाँ के बारे में उनके अंदर एक रुचि पैदा होती है, एक इंटरेस्ट आता है कि इंडिया कैसा है, इंडिया के कंट्री के बारे में हमें जानना है और वहाँ के साथ हमें कुछ बिजनेस भी करने हैं. हमारे मसालों की जो क्वालिटी है आज भी सर्वोपरि है, वर्ल्ड बेस्ड है और पहले भी थे. जितनी अच्छी क्वालिटी आज है उस वक्त उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मसाले हमारे यहाँ मिलते थे. इन मसालों की क्वालिटी को देखते हुए यूरोपियंस जो भी ट्रैवलर्स यहाँ आते थे, वो पोर्तुगीज़ हो सकते हैं, ब्रिटिश, पोर्तुगीज़ या डच, ये सभी ने हमारे यहाँ के मसालों के साथ, हमारे लोगों के साथ बिजनेस किया, जिसे हम ट्रेड कहते हैं. ये ट्रेड का संबंध हमारा चाइना और बहुत सारे देशों के साथ बहुत पहले था और आज भी है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेनन. ये कोई नई बात नहीं है. आज भी हमारा बिजनेस, हमारा ट्रेड, यानी कि हमारा ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल मार्केट, हमारे देश दुनिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ आज भी है. यूरोपियन कंट्री के साथ तो बहुत पहले था और आज भी है. तो इसी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि सिर्फ मसालों ने ही हमारे साथ बिजनेस के एक मायने तैयार किए थे या इसके साथ भी हम कुछ और भी जोड़ के बात करते हैं. तो सबसे पहली बात हमें बात करनी होगी कॉटन कल्टीवेशन के बारे में. हमारे कॉटन कल्टीवेशन या कॉटन प्लांट या कॉटन एज रॉ मटेरियल बहुत ही नामी थे उस ज़माने में भी, बिफोर कॉलोनाइजेशन पीरियड, ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन पीरियड और आज के ज़माने में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस. इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो ज़रूरत है, डिमांड है, पहले भी थी, आज भी है. कॉटन कल्टीवेशन में जो रॉ मटेरियल कॉटन मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी हुआ करती थी कि ये कॉटन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था और देश दुनिया के लोग यहाँ के कॉटन को ख़रीदने के लिए, इनके साथ बिजनेस के लिए हमारे देश आते थे. दूर देश को ट्रैवल करके, भ्रमण करके वो हमारे देश को आते थे. आज भी हमारे कॉटन एज ए रॉ मटेरियल क्वालिटी के नाम पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उस ज़माने में लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये कुछ शहर इस कॉटन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाए थे और आज भी वो पॉपुलर हैं. वहाँ पे उनके फैब्रिक की बहुत डिमांड है. पर इस डिमांड के पीछे हमारे देश का कॉटन है. हमारे देश का कॉटन जो रॉ मटेरियल के रूप में एक्सपोर्ट होता है, उस रॉ मटेरियल का आज भी नाम है, उस वक्त भी नाम था. अब हम देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन के साथ हमारे मार्केट का या अलग अलग तरह के मसालों का किस तरीके से हमारा एक संबंध है, एक बहुत ही गहरा संबंध है.
हम इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें जो कुछ स्लाइड्स देखना बहुत ज़रूरी है, जिनके माध्यम से मैं आपको बता पाऊँगी इन डिटेल कि एग्रीकल्चर के साथ हमारे ग्लोबलाइजेशन पीरियड का क्या संबंध था और किस तरीके से आज भी हम उन समाज के साथ उन कंट्रियों के साथ बहुत ज़्यादा अलग तरीके से हम जुड़े हैं। सबसे पहली बात कहनी होगी, ट्रेड हम सबसे ज़्यादा जुड़े हैं मसाले, कॉटन एज रॉ मटेरियल और भी बहुत सारी वैरायटी की वजह से आज भी इंडिया का नाम इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबलाइजेशन में हमारा नाम सर्वोपरि है। तो आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारे स्पाइस, इंडियन स्पाइसेस का एक गहरा नाता है, एक गहरा संबंध है। तो यहाँ पे जो मैंने स्लाइड रखा है, इसके माध्यम से हम जानेंगे एकदम विस्तार से कि वाकई में किस तरह दुनिया के साथ हमारे मसालों का और हमारे कॉटन कल्टीवेशन कैसा गहरा संबंध है, किस तरीके से हम इनके साथ जुड़े हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। The quest for spices was one of the earliest reasons for globalization. Globalization period जब स्टार्ट हुआ था, उनके शुरुआती दौर में मसालों का एक बहुत बड़ा एक योगदान है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक स्थान हुआ था, एक रुतबा हुआ था। Long before the voyages of European explorers, spices were heavily traded products. The demand for paper, for instance, a spice that no self-respecting European could do without, was great enough to inspire the voyages of Christopher Columbus, Vasco da Gama, launching the first fateful wave of European colonization. पेपर की डिमांड बहुत सारे मसालों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था पेपर का मसाला, जो यूरोपियन मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू होता था, क्योंकि पेपर बगैर वो कोई भी अपने किचन के कोई भी खाने के प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल ज़रूर करते थे, इसके बगैर उनका नहीं होता था। द डिज़ायर फॉर एरोमेटिक मटेरियल्स, यहाँ की मसालों की खुशबू सबसे ज़्यादा इनके खानों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती थी। यहाँ का फ्लेवर, पेपर का फ्लेवर और भी बहुत सारे मसालों का फ्लेवर, जिसकी वजह से यहाँ का मसालों का डिमांड बहुत ज़्यादा था। एज वेल एज हेल्प क्योर एंड प्रिजर्व द मीट। नॉन वेजिटेरियन फूड में स्पेशली मीट को कवर करके रखने के लिए, उसमें खुशबू लाने के लिए सबसे ज़्यादा पेपर या इंडिया के जो मसाले हैं जो बहुत ही खुशबूदार हुआ करते थे, इनकी जो खुशबू है आज भी बहुत ज़्यादा, हम उसकी खुशबू की वजह से इन्हें ये मसाले जाने जाते हैं। उस ज़माने में भी इनकी खुशबू की वजह से इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था। मे स्टिल बी एट द कोर ऑफ द वे ट्रेड इज़ डन इवन टुडे। आज के ज़माने में भी ये बिज़नेस स्पाइस के साथ हमारे देश का जो ट्रेड बिज़नेस है उस ज़माने में भी था, आज भी है। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, इन्होंने अपना जो यात्रा शुरू किया था, जो ट्रैवलिंग शुरू किया था दूर देश से हमारे देश में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से स्पाइस या मसाले खरीदने के लिए यहाँ पे आते थे, क्योंकि इन मसालों का बहुत ज़्यादा डिमांड था यूरोपियन मार्केट में और पूरे वर्ल्ड में। तो हमने जाना कि हमारे मसालों का कितना ज़्यादा असर था हमारे यूरोपियन ट्रैवलर्स के दिलो दिमाग पर, जिसकी वजह से इनको यहाँ इतनी दूर देश से हमारे इंडिया में आना होता था और इसके बिज़नेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशन हमने देखा। तो आगे हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक पर, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। अब हम कुछ मसालों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मसाले हमारी ज़िंदगी के साथ और हमारे मार्केट या ट्रेड बिजनेस के साथ किस तरीके से ये जुड़े थे। स्पाइसेस हैव बीन इनवैल्यूएबल सिंस सेंचुरीज़। कई सौ साल पहले से ये मसाले बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं। कभी ये करेंसी के रूप में भी किसी कंट्रियों में, किसी देश में इसका इस्तेमाल हुआ है।
और ब्रिटिश लोगों को ये मसाले बेहद पसंद थे और ऐसे लगता है जैसे कि वो इससे इम्प्रेस हो गए थे और इसके प्यार में पड़ गए थे। और इन मसालों के बगैर उनका यूरोपियन कंट्री के जो किचन क्विज़िन है, जो भी फूड प्रोडक्ट वो बनाते थे या किचन में कोई भी खुशबूदार व्यंजन वो बनाते, उनमें इन मसालों का होना, इनकी खुशबू का होना एक बहुत ही आम बात थी, एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई थी। अब हम देखते हैं कौन से 5 मसालों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है क्यूमीन। इंडिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ क्यूमीन। प्रोड्यूसर भी हैं हम इसके उत्पादक भी हैं। हम इन्हें प्रोडक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में, साथ ही साथ हम इसे कंज्यूम भी करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल हमारे किचन में, हमारे घरों के हर घर में क्यूमीन का इस्तेमाल होता है। इट प्रोड्यूसेस 70% द वर्ल्ड सप्लाई। पूरे दुनिया में जितना सप्लाई होता है उसका 70% 70% हम इंडिया वाले इसका प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उन्हीं क्यूमिन सीड्स की मसालों की जो खुशबू है वो वर्ल्ड बेस्ट है। क्यूमिन कभी कभी चीज़ या अलग अलग तरह के चीज़ के जो व्यंजन होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं या हमारे किचन की एक बहुत ही डिलीशियस डिश होती है, उनमें इनका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। इनकी खुशबू हमें बेहद पसंद है। I have seen elite British restaurant use cumin to add warmth to slow roast meats such as lamb and pork. तो नॉन वेजिटेरियन फूड में क्यूमिन की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और यूरोपियन मार्केट के जो रेस्टोरेंट के जो व्यंजन होते हैं उनमें क्यूमिन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं एक और मसाले का नाम सिनेमॉन। जब ब्रिटिश लोग जब भी कोई खाना बनाते थे उस ज़माने में, कबाब हो या आज भी हो, इन मसालों में सिनेमन का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी फ्लेवर, जब वो कोई हॉट ड्रिंक पीते हैं जैसे कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट, इसमें भी सिनेमन का इस्तेमाल की थोड़े थोड़े प्रमाण मिलते हैं और कहीं कहीं कंट्रीज़ में ये इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही स्वीट फ्लेवर होता है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। स्पेशली इन वेस्टर्न फूड मटेरियल्स में, फूड प्रोडक्ट में इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ मसालों के नाम देख लेते हैं। उनके नाम हैं पेपर, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, धनिया, जिसे हम धनिया पाउडर कहते हैं, जो हमारे इंडियन किचन और यूरोपियन किचन या पूरे वर्ल्ड की किचनों में इसकी खुशबू का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक और है टर्मरिक। टर्मरिक भी हमारे इंडियन व्यंजन, यानी कि जो भी किचन में हम खाना बनाते हैं उनमें हल्दी या टर्मरिक का औषधीय गुण, मेडिसिनल वैल्यू भी है और साथ ही साथ हमारे जायकों में, हमारे व्यंजनों में, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने इतने सारे मसालों के बारे में जाना और समझा कि जिन मसालों के बारे में हम बात करते हैं और ग्लोबलाइजेशन पीरियड में जिन 5 मसालों के बारे में हम बात करते हैं कि ब्रिटिश इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और क्रिस्टोफर कोलंबस और बहुतों ने यहाँ पे ट्रैवल किया था इन्हीं मसालों की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में हमारे लेसन में आगे कहा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन कल्टिवेशन के ऊपर, क्योंकि कॉटन एज रॉ मटेरियल भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में होता है। फैब्रिक बनाने के लिए उसके ज़्यादा कॉलोनाइजेशन पीरियड या बिफोर कॉलोनाइजेशन पीरियड में भी कॉटन एज रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो कॉटन की क्या खास बातें हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। इतनी देर मैंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करी, साथ ही मैंने कहा कि कॉटन कल्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा कॉटन कल्टिवेशन के बारे में देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज द रॉ मटेरियल। तो कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता था उस ज़माने में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से यूरोपियन कंट्री में कॉटन एज रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इतनी डिमांड थी कि वहाँ पे जितनी ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता था उस रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं था, लेकिन हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल कॉटन का डिमांड बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे देश का कॉटन का जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड बेस्ट था। यहाँ की ब्लैक कॉटन सॉइल से जो पैदा होता है ये कॉटन प्लांट, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस कॉटन एज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके
यूरोपियन कंट्रीज़ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। उनमें से एक नाम हमें ज़रूर कहना चाहिए, उनमें से एक नाम है मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। इन दो जगहों की इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारे देश के रॉ मटेरियल कॉटन के बलबूते बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनके इस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के पीछे हमारे देश के सबसे अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल कॉटन की खास बात है। इस कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने के बाद जो फैब्रिक बनता है वो वर्ल्ड बेस्ट होता है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कल्टीवेशन जो हमारे देश में हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन नहीं, कॉटन कल्टीवेशन। इंडिगो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। India's cotton industries struggled in the late 19th century because of unmechanized production and American dominance of raw cotton export. इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री है बहुत 19th सेंचुरी से स्ट्रगल कर रही थी और हमारा रॉ मटेरियल इतना ज़बरदस्त और इतना डिमांडिंग होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी क्वालिटी का होने के बावजूद भी हमारा जो मार्केट है इस इंडस्ट्री के फलने फूलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अमेरिकन डोमिनेंस ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस में अमेरिकन जो गवर्नमेंट या कह सकते हैं वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड था। एक एक्सपोर्ट बिजनेस में उनका डोमिनेशन चलता था, सीजिंग टू बी अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन गुड्स, बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, बिकेम द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल। लेकिन जब से हमारे देश में देश का रॉ कॉटन मटेरियल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने लगा तो ब्रिटेन में ब्रिटिश की तरफ से जो एक्सपोर्ट बिजनेस हो रहा था कॉटन का एज अ रॉ मटेरियल वो ज़बरदस्त होने लगा और पूरे दुनिया में छा गया। You have read about the Champaran movement which started in 1917 in Bihar. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. हमारे देश में जहाँ चंपारण नाम का जगह है उस एरिया में बिहार की एक छोटा सा गांव हम कह सकते हैं, एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो रहा था, राइस व्हीट कल्टीवेशन। पर साथ ही ब्रिटिश के टाइम पर कॉलोनाइजेशन पीरियड पर उस वक्त में ब्रिटिश ने हमें फोर्स किया, हमारे एग्रीकल्चर या हमारे फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए कहा। हमारे देश के फार्मर्स या हमारे किसान भाई बहुत पहले इन्होंने सोचा था कि हम ये कल्टीवेशन करेंगे तो कोई नुकसान न होगा। कुछ वक्त के बाद इन्होंने इनके नुकसान के बारे में समझा और इसके डिसएडवांटेज को समझते हुए इसका विरोध किया कि हम इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे। और इंडिगो कल्टीवेशन करने के मना करने के बाद प्रोटेस्ट होने पर ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का आकार ले गया और उनको जब ज़बरदस्ती इस काम से के लिए करने को कहा गया तो यहाँ के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। वो अपने खेतों में व्हीट राइस जो खाने या कंज्यूम करने के काम आते हैं उन खेतों में या कल्टीवेशन वो नहीं कर पाते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन, आज ग्लोबलाइजेशन पीरियड जब 1990 के बाद ट्रेड बैरियर हटा दिया गया और हटाने के बाद जब हम इंडिया के मार्केट या बिजनेसमैन बाहरी दुनिया के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, ये परमिशन ग्रांटेड हुआ। हमारी सरकार ने हमें ये परमिशन दिया कि अब हम दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, कदम से कदम आगे मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। तब हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spice, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन पीरियड में हम बहुत ज़्यादा नामी थे। हमारे यहाँ पे रबर, कॉटन, टी, कॉफ़ी इनके कल्टीवेशन में हमारा बहुत नाम था और हमारा एक बहुत बड़ा स्थान था। हम सेकेंड या थर्ड पोजीशन को बिलोंग करते थे। चाइना के बाद हमारा ही देश का नाम है, कहीं किसी कल्टीवेशन में हमारा स्थान पहला भी है। लेकिन हम जब उनके साथ कंपटीशन में लगते हैं, उस कंपटीशन में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इस पीछे की रहने की वजह हमारे कुछ खास रीज़न हम या कुछ खास कारणों को हम मेंशन कर सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा है
हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ये क्या है, इसके बारे में हम अगले भाग में ज़रूर पढ़ेंगे। आज हम और कुछ बातों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। हमने ग्लोबलाइजेशन पीरियड के बारे में समझा, हमने उस पहले के पीरियड को समझा जब कॉलोनाइजेशन पीरियड था और उसके पहले के पीरियड में क्या हुआ था, हमारी कैसी स्थिति थी और हम किस सिचुएशन को बिलोंग करते हुए आए और कैसे चैलेंजेस को हमने फेस किया। अब हम बात करते हैं आज के ज़माने में कि हम हमारे ग्लोबलाइजेशन पीरियड में या ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्या स्थान है, हम किस तरीके से अपने आप को उनके मुकाबले अपने आप को कम आंकते हैं या बहुत ज़्यादा आगे अपने आप को मानते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। हम बीच के रास्ते में, हम समझ नहीं पाते कि हम आगे जाएं कि पीछे जाएं। बहुत सारी चीज़ें या चैलेंजेस हमें पीछे की ओर धकेलती हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो हमें आगे की ओर लेके जाती है। हमारा प्रोडक्शन, हमारी क्वालिटी और हमारे प्रोडक्ट्स के डिमांड हमें आगे लेके जाते हैं, लेकिन टेक्निकली या कुछ बातों की वजह से, इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए हम पीछे हो जाते हैं। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. इसे बेहतर और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करने के लिए हमें मार्जिनल या स्मॉल फार्मर, जो फार्मर्स अपने बलबूते बहुत काम नहीं कर पाते हैं, जो इकोनॉमिकली या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इन फार्मर्स की वजह से इन फार्मर्स को हमारी सरकार या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन्हें एक बुनियाद, एक मजबूती प्रदान करे तो शायद हम अपने इस क्षेत्र में जहाँ पीछे हो गए हैं उस रास्ते हम आगे बढ़ सकते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस के माध्यम ने हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में, हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन सब जगहों पे हमने कुछ नई प्रयुक्ति या हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने HYV सीड का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन सप्लाई, हाई टेक्नोलॉजी, इन सभी का इस्तेमाल करके कुछ नया करने की कोशिश की और हम बहुत आगे भी बढ़े। हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और हमने इसे एक नई दिशा, एक नया रूप दिया और इसका नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। पर कई सालों बाद हमने इसकी कुछ खामियां, इसके कुछ डिफेक्ट्स को समझा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जितना आगे की बात करता है, जितना ज़्यादा हमारे आगे बढ़ने के बारे में सपने को पूरा करता है, उतना ही हमें पीछे की ओर भी धकेलता है। ये हमें कुछ चीज़ों के बारे में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उनमें सबसे बड़ी बात है वाटर लेवल का कम हो जाना, द रिडक्शन ऑफ वाटर लेवल और इनफर्टिलिटी। ये दो बातें हैं जिस वजह से हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होते होते कुछ रास्तों में पीछे रह जाता है। It has caused land degradation due to overuse of chemicals. हमने बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के बारे में सोचा, लेकिन कुछ खास वजह से वाटर लेवल यानी कि वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा करने की वजह से, इरिगेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता था और इस वजह से हमारे वाटर लॉगिंग की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती और इन समस्याओं से जूझते हुए हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अब हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में और आगे जानेंगे और सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे सुझावों के बारे में हम बात करेंगे। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन का पूरा कंट्रोल ये जो लैंड ओनर्स हैं इनके हाथों में होता था और ये हमें फोर्स करते थे कुछ हायर्ड लेबरर्स, जिनको वो कुछ पैसे दिया करते थे और जिनको फिक्स किया था कि वो उनके साथ काम करेंगे, उनसे वो बहुत ज़्यादा काम करवाते थे।
Less than 25% of the land producing indigo was under this system. ये सिस्टम बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो लैंड है, समझो कि 100% में 25% लैंड में इंडिगो कल्टीवेशन हुआ करता था। तो हमने एक लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करी, इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में बात करी, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ और फार्मर्स लोग को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं जो कि इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करती है, जो डिसएडवांटेज और खामियों के बारे में नहीं, आगे बढ़ने के बारे में बात करती है, जो सक्सेसफुल एग्रीकल्चर जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा और हमारी अर्थनैतिक जो स्थिति है, सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन या स्टेटस को और आगे बढ़ाएगा। उन सुझावों पे हम आगे बात करेंगे। पिछली बार जब मैंने आपको बताया था कि हम जब कल्टीवेशन करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सब्सिडाइज्ड हाई क्वालिटी या हाई सब्सिडाइज्ड जो प्रॉब्लम होती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग या फार्मर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन इस क्षेत्र में हमारे इंडियन फार्मर्स बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करते हैं। कैसे, ये क्या होता है सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर या सब्सिडाइज्ड फैसिलिटी क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। रिच कंट्रीज सब्सिडाइज देयर ओन फार्मर्स एंड इम्पोज हाई टैरिफ्स, हाई टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रियों की तुलना में जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, ये डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं। ये कंट्रीज़ अपने जो फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडाइज़ करते हैं, यानी कि उनके फार्मिंग प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सब्सिडाइज़ करते हैं, कम दाम में उनको सेल करते हैं और फार्मर्स को उन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। और इम्पोज हाई टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज से जब इम्पोर्ट होता है कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनके ऊपर हाई सब्सिडाइज रखते हैं। इसका मतलब होता है सब्सिडी नहीं, उनके ऊपर वो टैक्स एक्स्ट्रा कबूलते हैं या एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं। तो फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है, यानी कम दाम में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों को उनको दिया जाता है, जिससे कम खर्चे में उनका काम हो। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है, उन सब प्रोडक्ट को के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, जिससे कि इंपोर्ट प्रोडक्ट कम से कम इंपोर्ट हो। Curtailing those policies would expand economic opportunity for rising agricultural powerhouses such as Brazil. ब्राज़ील जैसी जगहों पर एग्रीकल्चरल पावर हाउस, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, curtailing those policies would expand economic opportunity. यहाँ पे इस प्रोसेस के साथ चलने की वजह से फार्मर्स को फ़ायदा और इंपोर्ट करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, देश का बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है और एग्रीकल्चरल पावर हाउस के रूप में बहुत बड़ा कंट्री वो उभरता है। उनमें सबसे पहले नाम आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील आज के ज़माने में एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन रखा है। इसका मतलब वहाँ के फार्मर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ क्रिएट हुई हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है। ये हमने जो लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था उसके लास्ट लाइन में लिखा है। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको हम कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक यानी कि जो एग्रीकल्चर का स्टाइल, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। द यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स has resulted in many benefits for the agricultural world by modifying crops so that they are resistant to disease and insect. हमारे देश में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड के टाइम पर जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा तो हमने HYV सीड का इस्तेमाल किया था। इस HYV सीड को ही हम कहते हैं एक ऐसा क्रॉप जिसे मॉडिफाई किया गया है, जो क्रॉप
किसी भी तरह के इंसेक्ट के डिजीज़ इन्फेक्शन से बच जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और जहाँ कम प्रोडक्शन होता था, इस सीड का इस्तेमाल करने के माध्यम से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। साथ ही साथ इस प्रोडक्शन के लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें देनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे फर्टिलाइज़र, पानी का सप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेवल या ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। ये सब जो क्रॉप्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, और इस तरीके से जो एग्रीकल्चर किया जाता है या इस प्रोसेस में जिस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। दे आर रेसिस्टेंट टू डिजीज़ एंड इंसेक्ट, लेस केमिकल पेस्टिसाइड्स। इसमें पहले की तुलना में HYV सीड में जैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया था, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा इसकी समझ नहीं थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड मैन्योर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इन मॉडिफाइड क्रॉप्स के वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना होता है। हैव टू बी यूज्ड टू कॉम्बैट डिजीज़ एंड पेस्ट। इन मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने से डिजीज़ और जो पेस्ट होते हैं इनसे हम मुकाबला कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जो किताब में आपकी NCERT किताब में लिखा है उस डेफिनेशन को हम पढ़ के देखें। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा HYV सीड, जिसको हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, जिसका इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे हर तरह के प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का एक सल्यूशन है, जिसके माध्यम से हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फार्मिंग करते हुए जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स का भी हम ध्यान रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या भविष्य है और इसका हमारे एग्रीकल्चर या हमारे खेतों में जो हम काम करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी, इसके साथ कितना गहरा संबंध है और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वॉग टुडे। इन वॉग टुडे मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम सभी बातें करते हैं और ये हमारी सारी मुश्किलों का सबसे बड़ा समाधान है। बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इनका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, वो उनमें कोई भी तरह का केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली सब कुछ होता है। तो जो नेचुरल तरीके से हम फार्मिंग करते हैं उसी तरह का है, लेकिन कुछ हद तक इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और हम आर्टिफिशियल कोई भी मैनमेड चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर बहुत अच्छा पैदावार या प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट डज़ नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। ये हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये हमें कहीं से तरीके से भी परेशान नहीं करते हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम ले सकते हैं। A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. हमारे इकोनॉमिस्ट, अर्थनीतिविद सभी इसके बारे में सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स लोग आगे जाके अगर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, हमारे खेतों का आकार या साइज़ अगर छोटा से और छोटा होता रहा तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ के पॉपुलेशन अगर 600 मिलियन है तो हमारे यहाँ पे खेतों की जो साइज़ है या फिर हम कह सकते हैं खेतों का जो परिमाप है वो 250 मिलियन, जिसे हम अंदाजे से कह सकते हैं इतना मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है। इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर 250 मिलियन के हेक्टेयर के ऊपर 600 मिलियन पीपल का एक प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है।
एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन। एक इंसान को भी अगर हम सोचें कि कितनी ज़मीन मिलेगी तो वो बहुत कम होती है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। इन सारी बातों को समझते हुए हमने समझ लिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर हमारे देश के भविष्य को आगे लेके जाएगा और हमारे एग्रीकल्चर के रास्ते में जितने सभी चैलेंजेस हैं उन सारे चैलेंजेस का या मुश्किलों का दौर ख़त्म होने के रास्ते और सल्यूशन वो हमें देगा। तो हमें हमारे फार्मर्स को बहुत डाइवर्सिफाई होना होगा और बहुत अलग अलग तरह के खेतों में अपना प्रोडक्शन के बारे में सोचना होगा। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। इससे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स की बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। हम अलग अलग तरह के मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, यहाँ तक कि बायोडीजल क्रॉप्स भी हम उगा सकते हैं। अब ये बायोडीजल क्रॉप्स क्या होता है, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ नहीं दिया गया है, मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि बायोडीजल क्रॉप्स क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है और इसके कितने बेनिफिट हैं। तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ब्राइट है। इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम गौर करें तो हमारा जो एग्रीकल्चर साइड में जितनी सारी चैलेंजेस हैं, जितनी सारी मुश्किलें हैं, वो सभी इस मुश्किलों का हमें समाधान मिल जाएगा। बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जाथ्रोफा या जजोबा नीड मच लेस इरिगेशन दैन राइस और शुगर कैन। हमारे ये राइस और शुगर कैन की कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इरिगेशन या वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन इन जिनकी मैंने अभी नाम लिया है बायोडीजल क्रॉप्स, इनके लिए हमें इरिगेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमें पानी या वाटर सप्लाई के लिए कम से कम सोचना होता है क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा जो यूज़ है वो कम होता है। इंडिया के जो डाइवर्स क्लाइमेट है इसको देखते हुए हमें कुछ अलग तरह की बातों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि ये बायोडीजल क्रॉप्स क्या होता है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद बायोडीजल क्रॉप्स के बारे में। The shift from conventional farming method to a biotic mechanism involve restructuring of soil profile, giving time for the nutrients to permeate nutrients। हमने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा है वो असली तौर पे ये क्या है, ये एक तरह के हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम आम तौर पे जो खेती में या खेती या एग्रीकल्चर करते आए हैं उसका एकदम नया रूप है, जिस नए रूप में हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बात करते हैं। हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी कायम रखते हुए बिना किसी आर्टिफिशियल मैन्योर या किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर हम न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए हम खेती करते हैं, जिस वजह से हमारी ज़िंदगी में एक सुनहरा एक मौका आता है जिसमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी बातें होती हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैनमेड या एग्रीकल्चर या आर्टिफिशियल किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना होता है। द चंडीगढ़ ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट comprises people of the farming community, researchers, professors, poet, young, educated, local volunteers। चंडीगढ़ में ऑर्गेनिक फार्मर्स वो लोग सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और अपने फार्मिंग के माध्यम से अपने कम्युनिटी को फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में सिखाते हैं। जिस क्षेत्र में वहाँ पे हर तरह के एजुकेटेड लोग वॉलंटियर्स का काम करते हैं और देश को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। Organic farming has the potential to change the face of agriculture in India today। हमारे एग्रीकल्चर के फेस को चेंज करने रास्ते में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। हमारा फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब हमारा एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट की सहायता या सपोर्ट हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में मिलेगी। Currently we have 1.2 million hectare of land under organic production। सिर्फ 1.2 मिलियन हेक्टेयर में ही हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, विच कंप्राइज ओनली 0.7% ऑफ टोटल एरिया कल्टीवेशन। हम जितना ज़्यादा कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर करते हैं उस क्षेत्र में सिर्फ
0.7% तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अराउंड 1.24 मिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। इतने कम क्षेत्र में, इतने कम एरिया में हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो प्रोडक्शन होता है यानी कि पैदावार होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। थोड़े से एरिया में हम करते हैं लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा। अगर हम पूरे इंडिया में इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार करें और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हो, तो कंसर्न एफर्ट के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी सारी मुश्किलों का एक बहुत बड़ा सल्यूशन हो सकती है और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम एक बायोडीजल क्रॉप जिसके बारे में मैंने बात की थी उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बायोडीजल इज़ एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिमिलर टू कन्वेंशनल और फॉसिल डीजल। बायोडीजल नाम से हम कुछ जानते हैं कि ये कुछ नेचुरल तरीके से बनाया हुआ डीजल है जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। हम जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं डीजल, पेट्रोल, ये इसका ऑल्टरनेटिव रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके प्रदूषण भी नहीं होगा, साथ ही साथ हम एक अलग तरह की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बायोडीजल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल और फैट, टैलो एंड वेस्ट कुकिंग ऑयल। बहुत ही आसान तरीके से हम वेजिटेबल ऑयल, वेस्ट कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट या ऑयल, इनके माध्यम से हम बायोडीजल बना सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल ऑर्गेनिक तरीके से हम करते हैं। इन ऑर्गेनिक वस्तुओं से हम बायोडीजल बना सकते हैं। द लार्जेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ सूटेबल ऑयल कम्स फ्रॉम ऑयल क्रॉप्स सच एज रैपसीड, पाम और सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इस सॉइल को हम बनाते हैं तो उसमें हमें रैपसीड या रेपसीड, पाम या सोयाबीन सीड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बायोडीजल क्रॉप या बायोडीजल बनाने में। अब इसे कैसे बनाया जाता है, या ये जो नाम मैंने आपको पढ़ाया था जजोबा या जात्रोफा, इनके हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आए कि ये देखने में कैसे होते हैं और इनके साथ हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। सबसे पहले हम नाम लेते हैं जात्रोफा ऑयल और फॉर बायोफ्यूल। तो हम इसके फ्रूट्स देख सकते हैं और इनके पत्तों का आकार को समझ सकते हैं। जात्रोफा बायोडीजल इन इंडिया, थोड़ा सा उसे सुखाया जाता है। जात्रोफा करकास होप फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। इसका प्रोसेस कि किस तरीके से ये ऑयल बनता है और कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की ये दिखने में कैसे होते हैं। थोड़ा सा हमने इसके बारे में एक्स्ट्रा में जाना। अब हम इसके प्रोसेस को समझेंगे कि ये डीजल या बायोडीजल बनता कैसे है। इसका ये प्रोसेस है जो कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। प्रोसेसिंग ऑफ बायोडीजल यूजिंग जात्रोफा सीड्स। तो जात्रोफा सीड्स के बारे में थोड़ा सा हम जूम करके देख लें। कल्टिवेटिंग द जात्रोफा प्लांटेशंस, पहले से इसकी खेती होती है। इनके फ्रूट्स या सीड्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ऑयल बनाते हैं और उस ऑयल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मैकेनिकली ग्राइंडिंग द ऑयल सीड को ग्राइंड किया जाता है मशीन के माध्यम से और फिर उससे तेल निकाला जाता है। प्रेसिंग आउट द प्लांट ऑयल, प्रोसेसिंग एंड यूजिंग द रेसिड्यू फ्रॉम प्रेसिंग। रेसिड्यू क्या है, मतलब जब हम सीड का तेल निकालते हैं, जो सीड का जो रेसिड्यू, जो छिलके या जो थोड़ी सी बहुत चीज़ें रेसिड्यू के आकार में हमें लास्ट में मिलती हैं, उनका कोई और इस्तेमाल किया जाता है और फिर जो ऑयल हमें मिलता है उसे स्ट्रेन किया जाता है। स्ट्रेन या छानने के बाद उसको तेल को तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से बायोडीजल क्रॉप या बायोडीजल क्रॉप से बायोडीजल ऑयल बनता है। हमने एग्रीकल्चर के बारे में कॉलोनाइजेशन पीरियड, ग्लोबलाइजेशन पीरियड और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में फोकस करने के बाद हमने ये समझ लिया है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारा इंडिया, हमारा भारत बहुत आगे है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से भी ये जूझ रहा है। इन समस्याओं का सलूशन हमने काफ़ी हद तक निकाल लिया है। गवर्नमेंट का अगर कंसर्न एफर्ट हमें मिल जाए, रूरल
इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर बेहतरी तरीके से हम संभाल पाएँ और हमारे किसान भाइयों को अगर हम एजुकेटेड करें, उनको समझाएं और उनके साथ अगर हम उन्हें बैंकिंग सपोर्ट दें और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जेनेटिक एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ें तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम निकाल पाएंगे। और इन सब समाधानों के निकालने के बाद हम जिस क्षेत्र में, जिस रास्ते में आगे बढ़ेंगे, उस एग्रीकल्चर के रास्ते में, उन उन्नतियों के रास्ते में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा स्थान पूरे दुनिया में बहुत अच्छा है और चाइना के बाद हमारा ही फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्शन में आगे हैं। आशा करते हैं कि हमारे हर तरह के प्रयासों के साथ हमारा देश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में हम इस सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के रूप में बहुत ज़्यादा जीडीपी प्रोडक्शन के माध्यम से हमें दे पाएंगे और इस फार्मिंग सेक्टर में हमारा आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो कभी भी रुके ना और बहुत आगे बढ़े। इसी बात के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो गुड बाय।